नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामलेन विश्वकर्मा। जैसा कि आप सभी से मैं बोला था कि यूनिट 9 जो है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं, यूनिट 9 में क्या-क्या हम पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं जीआईएस, इसमें हम पढ़ते हैं, फिर से हम पढ़ते हैं उसके बाद से रिमोट सेंसिंग के बाद से हम पढ़ते हैं जीपीएस का, है ना? साथ ही इसमें हम मानचित्रों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। और 9वां यूनिट में आपका यूजीसी नेट में जितना भी टॉपिक है, अगर उसे हम कवर कर लेते हैं तो हमारा आरपीएससी चाहे एमपी चाहे एचपीएससी जो भी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का सारे के सारे टॉपिक जो है कवर हो जाते हैं। हमारा टारगेट क्या है कि हम यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसी को हम कवर कर रहे हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा। हम लोग आज पढ़ेंगे मानचित्र का वर्गीकरण। तो मानचित्रों के प्रकार में हम लोग 4 प्रकार पढ़ते हैं: मापनी के अनुसार, स्थलाकृतिक लक्षणों के मात्रा के अनुसार, उद्देश्य या अंतर वस्तु के अनुसार और रचना शैली के अनुसार। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं उसी के अनुसार हम चलेंगे। इसमें बहुत बड़ा प्रकार है, कोई जरूरी नहीं ज़्यादा पढ़ने की। तो पहला तो हम कवर करेंगे मापनी के अनुसार। भूसंपत्ति मानचित्र, स्थलाकृतिक मानचित्र, दीवारी मानचित्र, एटलस मानचित्र। इसका एग्जाम्पल भी जानेंगे या इसका जो मापक भी जानेंगे, ये पूछा जाता है। फिर से उच्चतादर्शी मानचित्र जो होता है स्थलाकृतिक लक्षणों के अनुसार, और दूसरा इसमें प्लेनीमीटर जो होता है मानचित्र। ये देखिए दोनों जो है स्थलाकृतिक और मापनी के अनुसार, ये दोनों एग्जाम में यूजीसी नेट के बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, अन्य जो एग्जाम है उसमें बहुत ज़्यादा। फिर से रचना शैली के अनुसार भी हम लोग पढ़ेंगे, मात्रात्मक और गुणात्मक, ये भी पूछे जाते हैं एग्जाम में बहुत ज़्यादा। उद्देश्य के अनुसार जो है हम लोग बस इसमें आता है कुछ इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको मैं बता दूं, सैनिक मानचित्र जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बना है एग्जाम में। उसके साथ ही इसमें हम लोग यहाँ पर भूकंपी थोड़ा देख लेंगे और ऊंचा वच मानचित्र बस देख लेंगे। यहाँ से जो है क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे गए। तो पहले हम लोग मापनी के अनुसार देखते हैं, मापनी के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। ये आपको डायग्राम दिमाग में याद होना चाहिए, तभी आप लोग क्लियरली इस सेक्शन से क्वेश्चन को सही से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो मापनी के अनुसार हम पहले चलते हैं। ये इसके 4 मुख्य आधार आपको बता दिया। इसको हम जानते हैं, इसमें 2 प्रकार होते हैं। बृहद मापनी मानचित्र होता है, लार्ज स्केल मैप, और लघु मानचित्र होता है, स्मॉल स्केल मैप होता है। अब देखो, जो बृहद मापनी होता है उसमें भूसंपत्ति मानचित्र आता है जिसे हम कैडेस्ट्रल मैप कहते हैं, और स्थलाकृतिक मानचित्र में टोपोग्राफिकल आता है। ये दोनों के यहाँ बृहद मापनी है। कौन कौन बृहद है? भूसंपत्ति मानचित्र, और कौन है? स्थलाकृतिक मानचित्र जो है बृहद मापनी है। दीवार मानचित्र और एटलस मानचित्र जो है ये लघु मापनी के अंतर्गत आते हैं। इतना क्लियर हो गया? ये पूछा गया है कि बृहद मापनी कौन है और छोटे मापनी कौन है। इसके बाद से हम लोग अब इसके अंदर जानेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार बने हैं। तो हम लोग पहले भूसंपत्ति मानचित्र से, कैडेस्ट्रल मैप से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ से जो बने उसको जानेंगे क्वेश्चन को, तभी आपका एग्जाम में अच्छा हो पाएगा। अब देखो, ये सीक्वेंस याद नहीं रखोगे तो भी दिक्कत है। देखो अवरोही में क्या होगा कि अवरोही में सबसे बड़ा कौन है, तो यहाँ पर सीक्वेंस में रखोगे तो भूसंपत्ति आएगा सबसे बड़ा, है ना? भूसंपत्ति हो गया, ठीक। उसके बाद से कौन आएगा? उसके बाद से स्थलाकृतिक हो गया दूसरा पर, है ना? स्थलाकृतिक यहाँ पर हो गया। फिर से आपका हो गया तीसरा पर हो गया दीवार, तो दीवार मापनी हो गया। और चौथा पर हो गया आपका एटलस। ये क्या हमारा है? अवरोही क्रम, ठीक है, एटलस। अगर ये अवरोही हो गया, अवरोही में हम लोग बड़े से छोटे की ओर जाते हैं, याद रखना। अवरोही देखो बड़ा है, अवरोही आरोही यहीं पर अगर देखो तो आरोही में, आरोही देखो, आरोही में पहले एटलस आएगा, फिर से दीवार आएगा, फिर से प्राकृतिक आएगा, फिर से भूसंपत्ति आएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग इसे याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। भूसंपत्ति मानचित्र जो होता है कैडेस्ट्रल मैप, इसके बारे में जानते हैं। तो अब एग्जाम अब हमको बस पढ़ना, तो वही चीज़ बताऊंगा जो आएगा। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं लिखा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है इसको ज़्यादा डिटेल में जानने की। अब देखो, भूसंपत्ति जो होता है मानचित्र, इसका किस शब्द से लिया गया? फ्रांसीसी शब्द से। कैडेस्ट्रल जो शब्द है फ्रांसीसी है, और ये फ्रांसीसी भाषा के कैडेस्टर से बना है।
इसका अर्थ होता है संपत्ति या रजिस्टर। तो जो कैडेस्ट्रल किस थी का है, फ्रांसीसी भाषा से, और इसका अर्थ होता है संपत्ति या रजिस्टर। इतना जान लो, पूछा नहीं गया, बस आप लोग थोड़ा इसमें ये जानो कि भूसंपत्ति मानचित्र किस देश की भाषा से ली गई है। इसे वृहत मापनी पर नगरों के क्या बनाए जाते हैं, प्लान, मार्ग और नागरिकों के भवन की सीमाएं, जो नागरिकों की भवन होता है मतलब किसी का घर है, उसकी सीमाएं अंकित होती है। अथवा इसके साथ ग्राम का मानचित्र इसमें बनता है, किसी गांव का मानचित्र इस पर बन जाएगा, जिसमें खेतों की सीमाएं, साथ ही मार्ग, जलाशय, कुएं, पूजागृह, सार्वजनिक स्थान, फिर से व्यक्तिगत भूमि क्षेत्रों को प्रदर्शित किया जाता है। और इसका मानचित्र जो होता है एक संबंध है 3960, और दूसरा जो इसमें दर्शाया जाता है इसके अंतर्गत एक संबंध है 1980। ये दोनों पूछा गया। इसी के अंतर्गत हम लोग ग्रामों को, किसी व्यक्ति के भूमि के, घरों को, ये सब हम दर्शाते हैं, खेतों की सीमाएं दर्शाते हैं। जैसे कि मान लो आपका खेत है इतना बड़ा है, तो एक हम कागज पर भूसंपत्ति मानचित्र द्वारा दर्शा देंगे। ये आपका घर यहाँ पर बना हुआ कोई मकान आपका है, तो हम क्या करेंगे, उसको भी हम यहाँ पर दर्शा देंगे क्योंकि ये आपका मकान है। ठीक, तो ये हम किस में यूज करते हैं, भूसंपत्ति मानचित्र में। ये हम इस सारी डाटा को इस पर बनाते हैं। किसी का घर हो गया, किसी ग्राम का मानचित्र, कोई गांव, मान लो कोई गांव है एक बड़ा सा बसा हुआ है, उसको हम भूसंपत्ति मानचित्र पर बना देंगे। अब इसका आपको याद रखना है, जैसे इसकी विशेषता थी, इस पर क्या क्या बनता है मैं आपको बताया हूँ। फिर से इसका मापनी याद रखना कि ये कितने के अंतर्गत बनाया जाता है। एक संबंध है 3960, फिर से एक संबंध है 1980, ये आपको याद रखना है। फिर से दूसरा आता है स्थलाकृतिक मानचित्र, इसको इंग्लिश में टोपोग्राफिकल मैप देता है। ये देखो इंग्लिश भी इसका याद रखिएगा, कभी कभी हिंदी की जगह इंग्लिश दे देता है। अब ये सामान्य रूप में एक संबंध है जो है आपका 2,50,000 पर बनाया जाता है, इसकी जो है मापनी है। अब अलग अलग देश में अलग, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में एक संबंध है आपका जो है 62,500 है। इसके साथ ही हम देखेंगे एक संबंध जो है 1,25,000 आपका चलता है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में। यूरोप में देखेंगे एक संबंध जो है 25,000 से लेके हम लोग 1,00,000 के बीच में यूरोप में बनाते हैं। तो सामान्यतः आप लोग को याद रखना है कि यहाँ पर 2,50,000 के बीच में स्थलाकृतिक मानचित्र टोपोग्राफिकल मैप की जो मापनी है यहाँ पर निर्धारित है। इसी के अंतर्गत हम किसी चीज़ को बनाते हैं। अब क्या क्या बनाते हैं ये जान लेते हैं। इसमें क्या होता है, प्रमुख रूप से स्थलाकृतिक आता है। स्थलाकृतिक जो लक्षण होते हैं, जो भी आपको उच्चावच, प्रवाह कोई जलाशय है, वन आते हैं, दलदल कोई है, नगर है, तो एवं परिवहन मार्गों को दर्शाता है। कोई नगरों का जो है नाम है, ये सारी चीज़ें, दलदल है, ये मान लो कोई दलदल एरिया है, उसको हम मान लो ये एरिया एक दलदल है, एक एरिया है, इस एरिया मान लो एक दलदल एरिया है, तो उस एरिया को हम किस पर दर्शाएंगे, स्थलाकृतिक मानचित्र। कोई प्रवाह प्रणाली है, प्रवाह प्रणाली में जैसे कि जलाशय के लिए एक लो नदी जा रही है, उसको हम बनाएंगे। उच्चावच में पर्वत है, पठार है, उसको हम इस पर दर्शा देंगे स्थलाकृतिक मानचित्र टोपोग्राफिकल मैप पर। यही चीज़ें हम लोग बनाते हैं। अगर आप बीएम पढ़ेंगे तो टोपोग्राफिकल मैप प्रैक्टिकल में पढ़ाया जाता है। तीसरा है दीवार मानचित्र, वॉल मैप भी इसे कहा जाता है, इंग्लिश में नाम याद रखिएगा। इसमें क्या है, आप स्कूल में पढ़ने जाते होंगे, बीए की होंगे तो देखे होंगे, इंटर में होंगे तो या एमए में गए होंगे तो देखेंगे स्कूल में किसी रोड का मैप होता है, किसी एरिया का मैप को दर्शाया जाता है, किसी जनपद का मैप होता है, स्कूल में दर्शाया गया होता है। तो इसी दीवार मानचित्र पर ही हम क्या करते हैं, किसी फोटो पर बना के उसको एज इट दर्शा देते हैं। तो दीवार मापनी होता है, उसी के अनुसार, मापनी के अनुसार उसको किसी तहसील को, किसी जनपद को, किसी देश को, हम किसी देश का मैप देखते हो ना, एक देश का मैप, भारत का मैप, ये दीवार मानचित्र पर ही बनाया जाता है। इसमें और क्या होता है, जलवायु की दशाएं कैसी है उस एरिया में, जैसे भारतीय मानसून को दिखाना है किसी विशेष एरिया का, उत्तर प्रदेश का दिखाना है, आपका तमिलनाडु को दिखाना, तो हम दीवार मानचित्र पर दिखा सकते हैं। मिट्टियों के प्रकार दिखाना, जैसे क्या है कि जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, इसको हम दिखा सकते हैं। खनिजों के वितरण को भी हम क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। वनस्पतियों के प्रकार को भी हम इस पर दिखा सकते हैं। जनसंख्या का वितरण जो है, किस एरिया में कितनी जनसंख्या है, इसको भी हम दिखा सकते हैं। परिवहन साधनों, कितना परिवहन किस संसाधन से हो रहा है, ये भी दिखा सकते हैं। आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रतिरूप जो होते हैं, कल्चरल कोई एक्टिविटी हो रहा है, उसको भी हम इस पर
दीवार मांझ अब देखोगे आप किसी भी स्कूल विद्यालय आपके घर में भी बहुत सारे ऐसे ही मैप टंगे होंगे, फोटो लगा हुआ, वो दीवार मापने के ही उदाहरण है। के बाद से हम जो इसका मापनी जानेंगे, हमारा जो दीवार मानचित्र का ये 15 लाख से 25 लाख के बीच में बनाई जाती है। भारतीय जो सड़क होता है वो जो बनाया जाता है 25 लाख के जो है एक संबंध जो प्रदर्शक भिन्न होता है RF जिसे कहा जाता है, ये जो है एक संबंध 25 लाख के मापनी पर हम लोग सड़क को दर्शाते हैं। सामान्य रूप में इसे एक संबंध हम 50 लाख के जो है मापनी पर हम जो है दीवार मापनी को बनाते हैं। इसके बाद से हमारा चौथा आता है इसमें एटलस मानचित्र। ये जो है इसकी जो मापनी होती है 20 लाख से छोटी होती है, मतलब ये 2 करोड़ भी हो सकता है। 20 लाख से जितना ये छोटी चली जाए, 30 लाख 40 लाख, मतलब जितना बढ़ेगा एक छोटा मापनी होता है, बड़ी मापनी संख्या जितनी कम होती जाएगी। ये याद रखिएगा, ये संख्या भी पूछा जाता है। जैसे कि देखेंगे कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे तो भूसंपत्ति मानचित्र में एक संबंध है आपका 3960। ये देखिए कितनी छोटी इकाई है, इस पर हम किसी एक भूभाग को दिखा सकते हैं। जैसे किसी का घर है यहाँ पर है तो उसको हम दिखाते हैं, लेकिन एटलस मानचित्र पर हम पूरे विश्व को दिखा देते हैं। आप देखे होंगे एटलस, आप बुक पढ़े होंगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखे होते हैं। आप एटलस पर वो छोटी छोटी, मतलब इतनी चुकी एरिया में कि छोटा सा एरिया में पूरे देश को दिखा देंगे सर, एक देश को। तो एटलस मानचित्र पर हम क्या करते हैं, संख्या में बड़ी है लेकिन ये उल्टा होता है। जितनी आपकी संख्या बड़ी है उतना ही मानचित्र जो होगा आपका छोटा हो जाएगा। जितनी संख्या आपका छोटी है उतनी ही मानचित्र आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये पूछा गया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मापनी के अनुसार हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इस स्थलाकृतिक लक्षणों के मात्रा के अनुसार मानचित्रों के भेद जो है। इसमें 2 आते हैं, उच्चतादर्शी जो आता है हिप्सोमेट्रिक और प्लेनीमेट्रिक मानचित्र आते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, उच्चतादर्शी में जब आता है क्या कि उच्चावच रिलीफ को विशेष बल दिया जाता है स्थलाकृतिक लक्षण को, तो ये हम हिप्सोमेट्रिक मैप पर बनाते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। इसमें हैसुर प्रणाली, समोच्च रेखाओं, तल चिन्हों, स्थानिक ऊंचाइयों आदि का इसमें विशेष योगदान होता है। फिर से यहाँ पर प्लेनीमेट्रिक मानचित्र हो गया। प्लेनीमेट्रिक मानचित्र में सांस्कृतिक और आर्थिक तत्वों के निरूपण की प्रधानता होती है। इसमें हम क्या करते हैं, ये थीमेटिक मैप ही है। इसके बाद से उद्देश्यों एवं अंतर्वस्तु के अनुसार जो हम पढ़ेंगे इसमें हम बस, अब देखिए कुछ चीज़ जो इम्पोर्टेंट है ये पूछा गया है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए भौतिक मानचित्र में आप लोग ये समद्विपाती मानचित्र किससे बनता है, आइसोगोनिक मैप चुंबकीय द्विपात में बनता है, मैग्नेटिक, ये जो है इस पर प्रदर्शित किया जाता है समद्विपाती मानचित्र को। उसके बाद से आता है भूकंपीय मानचित्र में, तो इस पर ध्यान नहीं देना है, पूछा नहीं गया तो क्या जरूरी है। उच्च मानचित्र में रिलीफ जो मैप होता है इसके कई भेद होते हैं, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ये वाला बी, इसका सेक्शन जो है समान उच्चावच में हम समुद्र तल से ऊंचाई का वास्तविक प्रकट करते हैं। इसको आपको ध्यान नहीं रखना, ये देखना है। लैंडफॉर्म मैप में क्या बनता है, इसमें देखो स्थलाकृतिक लक्षणों को चित्रमय प्रतीकों के द्वारा, जैसे जैसा चित्र है उसी के प्रतीक के द्वारा हम क्या करते हैं, दर्शा देते हैं मैप पर। इसमें सी वाला जो है ये देखिए भू ढाल लैंड स्लोप मैप जो क्षेत्र के धरातल का औसत ढाल इसमें दिखाया जाता है, और आपेक्षिक उच्चावच रिलेटिव रिलीफ दिखाया जाता है। इसे हम ट्रैकोग्राफी मानचित्र की भी संज्ञा देते हैं, इसे ट्रैकोग्राफी मानचित्र भी कहा जाता है। ये याद रखिएगा, भूढाल मानचित्र पर क्या दिखाया जाता है, औसत ढाल और अपेक्षिक उच्चावच को दिखाया जाता है। मतलब यहाँ पढ़ना नहीं है, यहाँ से आप आ जाइए सैनिक मानचित्र पर। ये भी सैनिक मानचित्र किससे पर है, क्योंकि उद्देश्य के अनुसार पर कई मानचित्र के भेद थे, तो हम लोग सैनिक मानचित्र को इसमें पढ़ेंगे क्योंकि ये पूछा गया, इसका मापक पूछा गया, इसकी विशेषता पूछी गई। तो देखो सामान्य तौर पर पहला इसका आता है सैनिक मानचित्र में। इसमें मुख्य रूप से क्या होता है कि स्थल रूपों को प्रकट किया जाता है। जो स्थल रूप हैं सैनिक एरिया में कैसे हैं इसको देखा जाता है। यह है 10 लाख की जो मानचित्र होती है ना, उस पर एक संबंध 10 लाख का, उस पर या उससे छोटी मापनी पर हम इसे बनाते हैं। मतलब 10 लाख से ऊपर हो सकता, छोटी मापनी मतलब 10 लाख से ऊपर, 11 लाख 12 लाख। दूसरा इसमें आता है, ये आता है स्ट्रेटेजिक मैप, इसे हम कहते हैं। ये
अधिक संकेंद्रित सैनिक कार्यों के सामान्य नियोजन हेतु प्रयोग किया जाता है। मतलब कौन सा सैनिक कौन सा कार्य कर रहा है उस एरिया में, उसके लिए इसका उपयोग स्ट्रेटेजिक, मतलब कोई हम स्ट्रेटेजी जो बनाते हैं एरिया में, तो उस एरिया का कैसा स्ट्रक्चर है तो मैप पर ही बना के देख लेते हैं, वो उसको हम स्ट्रेटेजिक मैप कहते हैं। ये एक संबंध जो है 10 लाख से एक संबंध जो है 5 लाख के बीच में बनाया जाता है। इसमें तीसरा आता है सामरिक मानचित्र। टैक्टिकल मैप जो होता है इसको हम एक संबंध जो है 5 लाख से बड़ी मापनी पर बनाते हैं। अब 5 लाख से बड़ी, ये बड़ी मतलब छोटा संख्या होगा, मतलब 4 लाख हो सकता है, 3 लाख हो सकता है। क्या बोला कि 5 लाख से बड़ी मापनी पर हम इसे बनाते हैं तथा इन्हें छोटी छोटी सैनिक इकाइयां युद्ध क्षेत्रों में प्रयोग करते हैं। मतलब छोटी छोटी एरिया है उसके लिए इसका यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस पर छोटे एरिया को हम अच्छे से दिखा सकते हैं, क्योंकि बड़ी मापनी है। मान लो कोई एरिया है जिसमें सैनिक 10 काम कर रहे हैं, अब उसको अच्छे से हमको एनालाइज करना तो हम किससे बनाएंगे? सामरिक मानचित्र पर। क्योंकि किसी एरिया को ज़्यादा हम जूम करके बना सकते हैं किस पर? सामरिक मानचित्र पर, क्योंकि इसकी मापक जो है एक संबंध 5 लाख से कम है। क्लियर? इसके बाद आता है फोटो मैप। फोटो मैप में वायुयान द्वारा लिए गए फोटो चित्र जो उड़ा के हम लेते हैं वायुयान से, जिन पर बाद में हम क्या करते हैं? सामरिक सूचनाएं अंकित कर देते हैं, सामरिक मैप का ही यूज कर लेते हैं। जैसे मान लो वायुयान से किसी क्षेत्र का हमने फोटो लिया और उस पर हमने देखा कि यहाँ पर कोई स्टेशन है, यहाँ पर कोई स्टेशन है और यहाँ पर कोई स्टेशन है ना, 10-10 सैनिकों का। तो हम एलईटी क्या करते हैं? सामरिक मैप के अनुसार इस एरिया को, बड़े मापनी है सामरिक का, इस एरिया को हम दिखा देते हैं कि इस एरिया में इतने सैनिक, इस एरिया में इतना ऊंचा हो चाहिए, इस पर पता चल जाता है। नेक्स्ट है ये हमारा जो है रचना शैली के अनुसार जो मानचित्र होता है इसको जानेंगे। इसके जो 2 प्रकार होते हैं, गुणात्मक क्वालिटेटिव होता है, गुण जिसमें जाना जाता है, अमात्रात्मक क्वांटिटेटिव होता है, इसमें किसी की हम चीज़ों की मात्रा के अनुसार समझते हैं। जो ये मानचित्र बनाने की विधि होती है, वितरण मानचित्र बनाने की विधियाँ होती है। तो अमात्रक मतलब गुणात्मक, ठीक है, गुणात्मक मतलब अमात्रात्मक, ठीक है। अब देखिए अमात्रात्मक मतलब गुणात्मक मानचित्र में क्या आता है? रंगा रेखा विधि, ये याद रखिएगा, सामान्य छाया विधि, चित्री विधि, वर्ण प्रतीक विधि, नामांकन विधि, ये आते हैं, इसके प्रकार हैं। फिर से वर्ण प्रतीक विधि को हम लोग डिवाइड करते हैं ज्यामिति प्रतीक विधि से, चित्रमयी प्रतीक विधि से, फिर से इसके बाद आता है मूलाक्षर प्रतीक विधि से। ये हो गए, ये सब किसके प्रकार है? गुणात्मक के। इसके बाद से आते हैं मात्रात्मक। मात्रात्मक क्या आता है? ये आता है आपका वर्णमात्री विधि, समान रेखा विधि, बिंदु विधि, आरेखी विधि, ठीक है। मैं चाहूँ तो आपको यहीं से समझा सकता हूँ, लेकिन हम लोग एग्जाम अभी से पढ़ेंगे तो ज़्यादा उचित है। तो ये देखिए, ये आपको सीक्वेंस, जैसे मैं मापक का आपका बताया हूँ 4 प्रकार थे, उसमें अलग अलग डिवाइड हुए हैं क्या पढ़ना था, वैसे इसमें भी ज़्यादा क्या पढ़ना है ये मैं आपको बताऊंगा और क्या क्या याद करना है। तो आप सभी से मैं यही कहूँगा कि ये जो है मानचित्र की विधियाँ अमात्रात्मक और मात्रात्मक का, ये पहली बात तो रट लीजिए, ये जो है रट लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछेगा। अब देखिए इसमें नॉन क्वांटिटेटिव मेथड में 5 जो है मुख्य, पहला जो है रंगारेख विधि, कलर पैच मेथड भी सीखा जाता है, रंगक मानचित्र टिंट मैप भी कहा जाता है, वर्ण मानचित्र भी इसे कलर मैप भी कहा जाता है, तथा इसे हम क्या कहते हैं? कोरोमेट्रिक मानचित्र भी कहते हैं। अब याद रखिएगा इसमें कहीं भी यस अक्षर नहीं है, कोरोसोमेट्रिक आता करके, वो आगे हम जानेंगे, लेकिन कोरोमेट्रिक इसे मैप भी कहा जाता है। कितने नाम इसके? रंगक मानचित्र, टिंट इंग्लिश में, वर्ण मानचित्र, कलर इंग्लिश में याद रखिएगा, कोरोमेट्रिक तो एज इट कोरोमेट्रिक इंग्लिश में कहा जाता है, इसे ओवरऑल रंगारेख विधि, कलर पैच मेथड कहते हैं। इतने नाम से इसको पुकारा जाता है, ये नाम याद रखिएगा, कोई भी नाम उठा के इसका एग्जाम में दे देता है। अब इसकी विशेषता जान लेते हैं। तत्वों एवं वस्तुओं के वितरण क्षेत्रों को रंग भर के, प्राकृतिक प्रदेश हम दिखाते हैं, राजनीतिक, प्रशासनिक क्षेत्र, भूमि उपयोग के प्रकारों को, भूवैज्ञानिक क्षेत्रों को, प्राकृतिक वनस्पति व मिट्टियों के प्रकारों को हम इस पर दिखाते हैं। क्लियर? तो हम क्या करते हैं? कोई भी क्षेत्र उसमें क्या करते हैं? रंग भर देते हैं। रंग क्या है? मान लो आप कोई एरिया लिए एक, ऐसे यहाँ पर लिए, ऐसे डिवाइड कर लिए। अब इसको हम क्या कर रहे हैं? आपको समझाने के लिए इसमें एक कलर डाल देते हैं,
इसमें एक कलर से भर दिया, फिर से इस वाले में अलग कलर से भर दिया इस वाले सेक्शन को, ठीक है। अब इस वाले सेक्शन को एक और कलर ले लेता हूँ, ये वाला, ठीक है। तो ये मान लो ये प्राकृतिक क्षेत्र हो सकता है, वैज्ञानिक क्षेत्र भी हो सकता है। भूमि उपयोग के अनुसार हमने कलर भरा कि किस भूमि का हम किस कलर से यूज करने हैं, मान लो व्हाइट ही रहेगा। प्रशासनिक क्षेत्र हो सकता है, प्रशासनिक क्षेत्र में ये मान लो किसी डिस्ट्रिक्ट का आईएएस का एरिया है, आईएएस अधिकारी का, डीएम का, डीएम उसके नीचे वाले उसके अंतर्गत जो क्षेत्र आता है, तो हम ले लेते हैं किसी और पुलिस के एरिया को। तो ऐसे ही हम डिवाइड कर सकते हैं प्रशासनिक क्षेत्र में, है ना। फिर से हम राजनीतिक क्षेत्र में, जैसे कि राजनीतिक क्षेत्र में किसी और ये विधायक का एरिया, किसी और ये विधायक का एरिया। प्राकृतिक प्रदेश में तो ये अलग अलग प्रकार की यहाँ पर मिट्टियाँ पाई जाती हैं, नेचर्स पाए जाते हैं, तो उस हिसाब से इसे हमने क्या किया, कलर भर के इसे हमने समझ लिया। क्लियर हो गया ना। तो ये आपको नाम और ये कलर भर के हम किसी भी एरिया को दिखा देते हैं, रंगों के प्रयोग करके मिट्टियों का प्रकार को हम दिखा सकते हैं इसमें। अब चलो इसमें दो वर्ग है, रंगों के आधार पर हम इसको दो वर्गों में बांटते हैं। कौन सा रंग भर के क्या हम बना सकते हैं ये हम जान लेते हैं रंगों का आधार। इसी का भाग है। तो प्रथम प्रकार में हम क्या करते हैं, कोई भी मानचित्र का रंगों का चयन करके, रंगारेख है मानचित्र में, कोई भी मानचित्र हो, इसमें रंगों का चयन करने में स्वतंत्रता होती है। कोई भी हम रंग लिख दे, इसे यहाँ पर मैं अपने मन मर्जी से जो मन किया रंग भर दिया। ये प्रथम प्रकार हो गया। संसार के राजनीतिक मानचित्र तथा राज्य जनपद प्रदर्शित हम कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से रंग लेकर। जैसे किसी राज्य का हमको मान लो उत्तर प्रदेश का एक एरिया दिखाना है, तो इसे मान लो उत्तर प्रदेश का एक एरिया दिखा दिया। इसी में सटा हुआ हम ले जाते हैं उत्तराखंड का दिखा देते हैं, है ना। इसी में हम ऊपर यहाँ पर जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को यहीं पर दिखा देते हैं। तो एक मैं बता रहा हूँ कि ये राजनीतिक मानचित्र हम इसमें रंग भर के अपने स्वतंत्र अनुसार, ये इसमें कलर हम कोई भी भर सकते हैं, ठीक है। कलर हम इसमें कोई भी भर सकते हैं, स्वतंत्रता होती है हमारी। लेकिन द्वितीय नियम क्या कहता है, द्वितीय नियम कहता है कि रंगों के जो मानचित्र में केवल अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के अनुसार जो रंग मान्य है वही हम प्रयोग करेंगे। क्लियर। ये रंगारेख में ही दूसरा नियम कहता है, इसका दूसरा नियम यही कहता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने मान्य रखा है कि इस मानचित्र में ये रंग प्रयोग होगा तो वही रंग हमको प्रयोग करना। जैसे क्या है कि भूवैज्ञानिक संरचना वाले समीपवर्ती क्षेत्रों के लिए पीले, हरे, नीले, बैगनी और लाल रंग का हम प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, कोई भूवैज्ञानिक संरचना है उसके लिए हम पीले, हरे, नीले और बैगनी, लाल रंग का प्रयोग करते हैं। और साथ ही प्राकृतिक जो प्रदेश होते हैं प्रदर्शित करने के लिए यह दूसरा नियम के अनुसार चल रहा है। इसमें हम जो प्रयोग करते हैं, जैसे मान लो रंग भरना पर्वतीय जो क्षेत्र है, पर्वत एरिया, क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा। इसे हम गहरे भूरे रंग से दिखाएंगे, पठारी भाग को हल्के भूरे रंग से दिखाएंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया है जिस नेट में भी, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी। मैदानी भाग को हम पीले रंग से दिखाते हैं। वनस्पति मानचित्र में वनों के लिए हम हरे रंग का प्रयोग करते हैं, घास के मैदानों के लिए पीले रंग का प्रयोग करते हैं, मरुस्थलीय वनस्पति भूरे रंग का हम प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, ये देखो, ये तो देखो, जैसे कि मान लो ये वाला जो पीला रंग का एरिया है, ये पीला रंग का, यहाँ पे मैं ये घेर, ये देखो सब पीला रंग का, ये क्या है, ये घास के मैदान हम पहचान सकते हैं ना, ये अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार है, ठीक है। अब हरा रंग, जहाँ पर हरे रंग, ये वन के क्षेत्र है, ये देखो, है ना, ये वन के क्षेत्र है। ये मैं एक एग्जाम्पल के लिए लेकर आया हूँ, देखो ये वन के लिए। मैदानों पीला रंग जो है, यहाँ पर देखो मैदानी जो भाग है, मैदानों को भी हम किससे दिखाते हैं, पीले रंग से दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैदान और घास एक ही जैसा होते हैं, तो इसको पीले रंग से हम दिखा देते हैं, याद रखिएगा। देखो यहाँ पर पठारी भाग जो है, फिर से पर्वतीय क्षेत्र गहरे भूरे रंग से दिखाए जाएंगे, जो पर्वतीय एरिया है ना। दूसरा इसमें भी जाता है सामान्य छाया विधि। अब चलो इसको और जल्दी जान लेते हैं। सिंपल शेड मेथड होता है, ये रंगों के स्थान पर हम क्या करते हैं, रंग नहीं भरते हैं, काली स्याही से पोत देते हैं, जैसे छाया भर देते हैं। ग्रेट ब्रिटेन में कृषि भूमि के उपयोग के लिए दिखलाया जाता है, सामान्य छाया विधि का प्रयोग किया जाता है। अगर एग्जाम्पल पूछता है, इसमें क्या दिखाते हैं, जलवायु के कटिबंध जो होते हैं, कृषि पेटियां, फसलों के क्षेत्र एवं मिट्टी के प्रकार और औद्योगिक पेटियां एवं खनिज को हम इसमें दिखाते हैं। तो आपको क्या याद रखना है इसमें,
कि सामान्य छायाविद में हम बस रंगों की जगह काली स्याही का यूज करते हैं। देखो यहाँ पर जैसे बहुत गाढ़ा है अर्बन एरिया को, उससे हल्का ऐसे करके इसको दिखा दिया गया है। तो आपको ये दिखाना है सामान्य छायाविद में हम क्या करते हैं, हल्का हल्का खाली काली स्याही से हम शेडो दे देते हैं कि एक एरिया में थोड़ा गाढ़ा कर देते हैं, उससे थोड़ा फीका कर देंगे, ऐसे करते खाली हम काली। इसमें रंग का यूज हम नहीं करते जैसे चित्रमय विधि। अब देखो ये और आसान, ये भी गुणात्मक है। इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी कोई भी एरिया है, कोई भी ले लो, वस्तुओं को वास्तविक फोटो चित्र है। मान लो ये घर है ना, देख लो ये घर है, जैसा है वैसे हम क्या किए दिखा दिए हैं, है ना। किसी भी वस्तु का वास्तविक मैंने घर का फोटो लिया और खींच के वहां पर लगा दिया, कॉपी पेस्ट, है ना। तो जैसे है वैसे दिखाना चित्रीय विधि होता है। तीसरा इसमें आता है वर्ण प्रतीकी या प्रतीकी विधि। अब ये क्या होता है, अब देखो कोरोसिमेट्रिक या सिंबल मेथड याद रखिएगा। ये देखो कोरोसिमेट्रिक जो होता है और एक कोरोक्रोमेटिक था, तो रंगारेख को कोरोक्रोमेटिक और वर्ण प्रतीकी विधि को हम या प्रतीकी विधि को कोरोसिमेटिक। कोरोसिमेटिक क्या कहते हैं, याद रखिएगा सिंबल से हम दर्शाते, किसी प्रतीक से हम दर्शाएंगे, ठीक है। प्रतीक या चिन्हों की सहायता से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। इसके 3 वर्ग हैं। अब देखिए इसमें 3 भाग हैं इसके, मतलब हम वर्ण प्रतीक से दर्शाते हैं, उसके भी 3 भाग है। पहला ज्यामिति, दूसरा चित्रमय प्रतीक और तीसरा मूला अक्षर प्रतीक। तो एक तरह से देखो अभी जो हमने देखा है कि चित्रमय ऊपर पढ़ा है वो इसका ही पार्ट है, लेकिन उसको हम अलग पढ़ते हैं क्योंकि उसमें हम किसी भी चीज़ का फोटो खींच के दिखा देते हैं। इसमें चित्रमय प्रतीक में सेम वही चीज़ है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो ज्यामिति पहले प्रतीक जानते हैं, इसमें बिंदु, क्रॉस, वृत्त, अर्धवृत्त, त्रिभुज, आयतन, वर्ग, चतुर्भुज, घन, दोहरी रेखा से हम क्या करते हैं, इसे हम दर्शाते हैं। तो एक प्रतीकों को चिन्ह में कि जैसे बिंदु से हम दर्शा देंगे, क्रॉस बना के दर्शा देंगे, वृत्त बना के दर्शा देंगे, त्रिभुज बना के दर्शा देंगे, है ना, आयत बना के, वर्ग बना के। ये सब किसके हैं, ज्यामिति प्रतीक है। वर्ण प्रतीक का एक प्रकार का रूप है। जब ऐसा आ जाए दर्शाने का तरीका तो जान जाइएगा ज्यामिति प्रतीक है, इसमें आता है, वर्ण प्रतीक के अंतर्गत आता है। अब चित्रमय विधि में जैसे ऊपर अभी बताया था कुछ समय पहले, गेहूं के वितरण दिखाने के लिए हम क्या करें, गेहूं के बाल से दिखा दें। चाय को दिखाने के लिए चाय के पत्ती से हम आईजीटी उसका फोटो दिखा दें। जैसे चाय की पत्ती है ना, चाय के पत्ती से हम किसी चीज को बना के इसे क्या करें, दिखा दें। तो ये क्या होगा, चाय के बारे में बताएगा, प्रतीक करेगा चाय के बारे में। फिर से हम मूलाक्षर प्रतीक, इसमें क्या था, वस्तु के नाम के प्रथम अक्षर को उस वस्तु के प्रतीक मान लेते हैं। जैसे कि गेहूं है तो उसे जो है गे से हिंदी में या वीट इंग्लिश में डब्लू से उस जो भी हम चीज़ दर्शा रहे हैं। जैसे मान लो हमारा नाम है राम मिलन, तो राम मिलन को हम क्या करेंगे, एक मान लो वस्तु हमको ले लो, तो ये हम र से दर्शा देंगे। या आप ले लो कोई भी चीज़, जैसे कि चाय ले लो, तो चाय को हम चौ से दर्शा दें, ठीक है, चौ बना के। जैसे कि आप ले लो लाइट, लाइट को हम यल से दर्शा दें, ठीक है, लाइट को हम क्या करें, यल से दर्शा दें, तो क्या होगा, ये उसका मतलब ये लाइट को सिंबल का प्रतीक है यल, ठीक है। चाय का च से, वैसे ही आप धान ले लो, धान को हम किससे दिखा दें, यहाँ पर ध से। तो ये क्या है कि ये किसके बारे में विशेषता बताएगा कि ध मतलब धान के बारे में यहाँ पर चीजें बताई गई हैं। अब इसका चौथा हो गया नामांकन विधि। अब ये क्या होता है, नामांकन विधि में क्या होता है, वस्तुओं के यथा स्थान पर पूरे नाम लिख देते। जैसे गेहूं है तो मान लो यहाँ पर ग्राफ बनाया डायग्राम में, यहाँ पर गेहूं की संख्या लिख दिया। चावल है इसके नीचे किसी पिक्चर में दिखा रहे हो चावल के बारे में फोटो में, तो यहाँ पर चावल लिख दिया, ठीक है। तो नामांकन विधि ये हो गया। क्लियर हो गया आपका ये भी सेक्शन। क्वांटिटेटिव जो होता है मेथड 4 प्रकार के होते हैं। वर्ण मात्रिक विधि कोरोप्लेथ मेथड होता है। ये देखो इसमें क्या होता है, किसी भी छायाचित्र होता है, ये गलत लिखा गया, छायाचित्र। अब इतना समझो कि इसमें क्या होता है कि कोई भी घनत्व वाला एरिया है, उसमें हम क्या कहते हैं, उसे वहाँ पर मान लो जनसंख्या दिल्ली की, घनत्व इतना है, ये पुराना डाटा है, इस समय तो बहुत ज़्यादा घनत्व है, ठीक है, 11,000 के आसपास ऊपर है। तो ये क्या है, दिल्ली, चंडीगढ़, जो लक्षद्वीप है। अब ये जो अलग अलग राज्य है इसकी हमको जनसंख्या दिखाना प्रति वर्ग किलोमीटर, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इस मानचित्र का हम लोग प्रयोग करेंगे कोरोप्लेथ मैप जो है मेथड का, इसका यूज करेंगे इसको दिखाने के लिए। तो
प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व को हम दर्शाते हैं किसमें, कोरोप्लेथ में। जनसंख्या हो, तहसीलों का, जनपदों का, राज्यों का, तो इस पर हम दिखाते हैं औसत जनसंख्या को प्रति इकाई क्षेत्र पर। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए कि देखो ये एरिया दिखाता है, डाटा नॉट अवेलेबल है, जो खाली एरिया है। ठीक है, और बाकी देखो जैसे कि यहाँ का जम्मू कश्मीर का डाटा नॉट अवेलेबल है, सिंबल बना दिया। यहाँ पर घनत्व जो है पर किलोमीटर डेंसिटी है, जब सबसे डेंस एरिया है। देख लो राज्य के अनुसार बिहार में, पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा है, केरल में बहुत ज़्यादा है, ये दिखाया गया है। फिर से यहाँ पर दिल्ली तो दिखाया नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा सा दिल्ली का। लक्षद्वीप में बहुत ज़्यादा देखो, यहाँ पर चंडीगढ़ भी यहाँ पर छोटा सा है तो दिखाया नहीं गया है। तो ये चीज़ें यहाँ पर मतलब मैप में क्या है कि छोटा एरिया पड़ गया तो इसीलिए नहीं आ रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश का देखो ये 301 से 400 के बीच में घनत्व है, तो उत्तर प्रदेश को हमने यहाँ पर दिखा दिया। यही हमको एग्जाम अभी उसको समझना। अब देखो समान रेखा विधि में आइसोप्लेथ मेथड होता है, इसमें सामान्य मूल्य या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम दर्शाते हैं, जिसमें क्या आता है, समताप रेखा, समान ताप होगा। मान लो एक एरिया है, यहाँ पर तापमान समान है, यहाँ पर समान है, समताप रेखा समान वायुदाब है, सम वर्षा रेखा समान वर्षा हुई है, स्वयं दिक्पाती रेखा, ठीक है, समोच्च रेखा समान हाइट होगा। इसमें देखो समकाल रेखा समान समय होगा, समलवण रेखा समान लवणता होगा, नमक। सम मेघ रेखा समान मेघ होगा दो जगह पर। सम भूकंप रेखा दो जगह समान भूकंप आएगा। सम पवन वेग रेखा दो जगह जो है समान वेग से पवनें चलेंगी। इसको दर्शाया जाता है कि सम समान रेखा विधि या आइसोप्लेथ मेथड से दर्शाते हैं। ये आइसोप्लेथ मेथड है जो अभी दूसरे मेथड के अंतर्गत आता है, उसको मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखो जैसे राजस्थान में ये देखो दिखा है एनुअल रेनफॉल, तो इस एरिया मान लो ये बीकानेर का ये एरिया हो गया पश्चिम का, ये जैसलमेर का और बाड़मेर का बॉर्डर हो गया। यहाँ पर 15-15 यहाँ पर भी वर्षा हुई है, यहाँ पर भी हुई है। तो दो एरिया के समान बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, समान रेखा विधि कहते हैं, आइसोप्लेथ कहते हैं। क्लियर। इसकी जो है अन्य विशेषता भी है समान रेखा मानचित्र की। इसमें क्या होता है, त्रिविम ब्लॉक आरेखों में परिवर्तित करके दिखलाया जा सकता है इसको। और निर्मित समान रेखा मॉडल या आइसोमेट्रिक आरेख इसके उदाहरण है। तो जो त्रिविमी ब्लॉक में दिखाया था वो समान रेखा मॉडल होता है और आइसोमेट्रिक आरेख होता है, इसके उदाहरण होते हैं, इसमें हम लोग दिखाते हैं इसको। क्लियर हो गया आपका। इसके बाद से मात्रात्मक रूप से बिंदु विधि आता है, जिसे डॉट मेथड कहा जाता है। बहुत सारे लड़के कोरोप्लेथ और डॉट मेथड को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। अब देखो इसमें क्या है, इसमें अंतर क्या होता है कि किसी वस्तु के वितरण को घनत्व के समान आकार वो आकृति वाले बिंदु के द्वारा प्रदर्शित किया था। उसमें क्या था, औसतन हम घनत्व को क्या करते थे कोरोप्लेथ में, औसतन घनत्व लिया। मान लो दिल्ली का घनत्व 11,000, मान लो लमसम 11,300 कुछ है, तो मान लो लिया और उसको हमने क्या किया 11,300 कुछ को हमने क्या किया, दिल्ली के एरिया को दिखाने के लिए उसका घनत्व लिया और एक डेंस से कोई कॉलम खींच के एकदम ऐसे ऐसे करके हमने दिल्ली को दिखा दिया एक बॉक्स। ठीक है, अब ये औसत घनत्व होगा। लेकिन क्या है कि घनत्व के समान आकार जो होता है आकृति वाले बिंदु होते हैं, इसमें बिंदु बीट में हम क्या करते हैं, आकृति वाले समान आकार लेंगे। एकदम बिंदु है उस एरिया, मान लो दिल्ली का, अगर इस एक एरिया में मान लो दिल्ली का है, अगर इस एरिया हमने देखा कि ये प्रति घनत्व है, तो इसका मैंने बिंदु इतना बड़ा बनाया कि उस पूरे एरिया को इतने बड़े ही बिंदु से हम दर्शाएंगे। ये बिंदु छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रदर्शक भी इस बिंदु को ही महत्व देता है। तो ये घनत्व का समान आकार हो, आकार आकृति वाले बिंदु हो। इसमें हम बस बिंदु से ज्यादा डेंस है तो एक बिंदु का हम समान आकार लेंगे और ज्यादा करीब करीब दर्शाएंगे। ठीक है, कम डेंस है उससे तो उससे थोड़ा दूर दूर दर्शाएंगे, एकदम कम है तो एकदम और दूर दूर दर्शाएंगे। क्लियर हो गया ना, ये हो गया आपका डॉट मेथड। ये एग्जाम्पल याद रखिएगा। अब इसमें दो प्रकार आते हैं, क्षेत्रीय या स्टिल्जेनबोअर विधि और एक आता है आयतनी या स्टैंडगियर विधि। ठीक है, ये होता है। अब ये पूछा गया एजुकेशनल असिस्टेंट प्रोफेसर में, दोनों पूछे गए हैं। अब देखो क्षेत्रीय स्टिल्जेनबोअर जो विधि होता है, इसमें ग्रामीण जनसंख्या को समान आकार वाले बिंदुओं से, तो ग्रामीण की कोई जनसंख्या है उसको समान आकार वाले बिंदु ये से ले लिया, इसे बनाते चला गया। ठीक है, तथा नगरीय जनसंख्या को हम वृत्तों द्वारा मतलब वृत्त बना के दर्शाते हैं नगर की जनसंख्या। ये हो गया
क्षेत्रीय या ये इसे हम कहते हैं स्टेनजे बोअर विधि। आयतनीय या स्टैंडर्ड गियर विधि में क्या कहते हैं, इसमें क्या करना है आपको, ग्रामीण जनसंख्या को समान बिंदु से दर्शाते हैं, जैसे हमने क्षेत्रीय विधि में दर्शाया समान बिंदु ने लिया। लेकिन नगरीय जनसंख्या इसमें वृत्त के बजाय गोलों का प्रयोग करते हैं। देख लो, ये स्टैंडर्ड गियर विधि है, इसमें देखो गोलों का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर डॉट दोनों में यूज हुआ है, ये डॉट है, डॉट सब छोटे छोटे। यहाँ पर देखो स्टेंजे बोअर विधि में हमने वृत्त का यूज किया है, देखो ये वृत्त है, ठीक है, ये गोला है। इसके बाद से इसमें आता है आरेखी विधि, ये भी मात्रात्मक विधि का ही प्रकार है, इसमें कई प्रकार आएंगे आरेखी विधि में। अब डायग्रामेटिक मतलब डायग्राम द्वारा हम लोग इसको दर्शाते हैं। इसमें आरेख आलेख बनाकर आरेख का जाता है, ये आलेख विधि का आता है। किसी वस्तु या तथ्य के वितरण संबंधी अंतरों को प्रदर्शित करते हैं। जैसे कोई वस्तु का मान लो गेहूं है, उसका यहाँ पर 10 बोरी गेहूँ हुआ है तो एक पिलर बना दिया। फिर से यहाँ पर चावल का मान लो यहाँ पर हुआ है किसी एरिया में 5 किलो, तो यहाँ पर 5 बना दिया, या मान लो 7 किलो हुआ 7 बना दिया, है ना। तो क्या है, किसी वस्तु के वितरण को अंतरों को हम प्रदर्शित करते हैं किस पर, आरेखी विधि में आलेख बनाकर। अब इसके कई प्रकार हैं। तो पहला हमने कहा दंड आरेख में दंड बनाकर किसी चीज को हमने क्या किया, सभी दंड ऊर्ध्वाधर रूप में होते हैं, एक समान मोटाई होती है, इनकी मोटाई में पतला या इतने होगा। इसकी विशेषता याद रखना, ये एक मोटा है तो एक मोटा ही रहेगा, पतला मोटा नहीं होगा। उनकी लंबाई प्रदर्शित मूल्यों का अनुपात में मान लो 10 किलो है तो 10 किलो गेहूं का हो गया बड़ा थोड़ा, चावल 5 किलो का तो 5 किलो से छोटा होगा। ये हो गया दंड आरेख, सीधा सीधा भाई सिंपल सा फंडा इसमें देख लो। दंड आरेख मान लो गेहूं है यहाँ पर 12 किलो हुआ, और ये जो दंड है इसका छोटा है तो ये क्या हो गया 7 किलो हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल है, बताया गया दंड आरेख। अब दूसरा वृत्ता जो मानचित्र डायग्राम होता है, पाई डायग्राम के नाम से प्रचलित, ये भी पूछा गया एग्जाम में। इसमें क्या था, किसी वस्तु का वितरण प्रदर्शित करने के लिए मानचित्र में यथास्थान भिन्न भिन्न आकार वाले वृत्त खींचकर उनमें वृत्तारेखों की तरह आवश्यकता अनुसार संख्या में खंड या सेक्टर बना देते हैं। तो कोई भी वस्तु है क्या करा, कोई भी वस्तु को सब में वस्तु को ही दर्शाया जाएगा, वृत्त आरेख बना के उस एरिया के अनुसार जनसंख्या को, जो अर्बन जनसंख्या उसको क्लासीफाई कर दिया, ठीक है, बांट दिया है। सबसे ज़्यादा है तो बिंदु से, उससे थोड़ा कम है हम क्या किए, खड़ी पाई से दर्शा दिए हैं, ठीक है, इसे खींच खींच के। फिर से उससे थोड़ा थी है कम है, क्लास 3 टाउन है तो उसको हम डैश डैश से दर्शा दिए हैं, ठीक है, उससे कम है तो उसको हम पाई खींच के दर्शा दिए हैं। तो ये एक सिंबल है, जहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर देखो खाली स्थान छोड़ दिए हैं, ठीक है। इस एरिया में खाली स्थान छोड़ दिए हैं, इस एरिया में मतलब ये क्लास 5 में आते हैं, 6 में आते हैं। तो ये हो गया वृत्तारेख पाई डायग्राम, आपका क्लियर हो गया होगा। फिर से आ गया अन्य द्विविमीय आरेख मानचित्र में। तो इसमें 2 डायमेंशनल होता है, वृत्तों की तरह वर्ग, आयत और त्रिभुज आदि के द्वारा हम इसमें क्या कहते हैं, द्विविमीय में वर्ग का आयत बना के या त्रिभुज बना के हम दिखा देते हैं। तो ये इसका विशेषता याद रखिएगा, इसमें वर्ग का आयत होता है, त्रिभुज होता है द्विविमीय आरेख में। तीसरा हो गया रेखा विधि का जो हो गया। फिर से त्रिविमीय आरेख मानचित्र 3 डायमेंशन होता है। 3 डायमेंशन में क्या क्या आते हैं, इसके गोली आरेख आते हैं, फिर से इसे स्फीयर डायग्राम इंग्लिश में कहता है, ब्लॉक पुंज आते हैं, आरेख मानचित्र ब्लॉक फाइल मैप आता है। इसकी देख लो, इसकी यही पूछता है, विशेषता है, फिगर दे देगा, पूछ देगा किस प्रकार का है। तो देखो त्रिविमीय आरेख में ये जो है गोली आरेख इस प्रकार का होता है, ब्लॉक डायग्राम जो 3 डायमेंशन ये दिख रहा है, इधर का भी पार्ट दिख रहा है, सामने का भी दिख रहा है, इधर का भी दिख रहा है, इसमें भी देखो इधर का भी दिख रहा है, इधर का भी दिख रहा है, इधर का भी दिख रहा है। इसे हम क्या कहेंगे, 3 आरेख 3 डायमेंशन कहते हैं। क्लियर हो गया आपका। अब देखो इसके बाद से हम पढ़ेंगे मानारेख, ये भी इसी का पार्ट ही है। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इरविन रेंज के अनुसार एकल विचार को आरेखी ढंग से दिखलाने के लिए बनाया गया अत्यधिक अमूर्त सरलीकृत मानचित्र मानारेख कहलाता है। इसके कुछ जो है प्रकार हैं, देख लेंगे। इसके प्रकार में क्षेत्र मूल्य मानारेख आता है, वैल्यू एरिया कार्टोग्राम जिसे कहता है, महाद्वीप देश या राज्य के उप भागों को आयतों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल संबंधी उप विभागों को दिए गए मूल्य के अनुपात में हम इसे प्रदर्शित कर देते हैं। उदाहरण के लिए किसी एरिया की जनसंख्या जितना ज़्यादा मैप उतना बड़ा हो, जनसंख्या जितनी कम
मैप उतना छोटा। जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ पर उदयपुर की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, मान लो ये राजस्थान का है, इसमें 24 दिया है सबसे बड़ा। इससे 24 से जो है थोड़ा सा छोटा कौन है, यहाँ पर ले लो, देखो कोटा है 15। सबसे छोटा क्या है यहाँ पर, बूंदी है। बूंदी में क्या है, 6 है। उससे थोड़ा बड़ा क्या है यहाँ पर, दुर्गापुर है। दुर्गापुर है तो ये 7 हो गया। तो ये ऐसे ही उससे और बड़ा मांगो तो चित्रगौड़, बिलवारा। तो ये वो कह रहा है कि जिस एरिया की जनसंख्या जितनी बड़ी है वहाँ का मैप भी उतना बड़ा होगा, जनसंख्या जितनी छोटी है वहाँ का मैप भी उतना छोटा होगा। क्लियर हो गया। क्षेत्र मूल्य मान आरेख इसे कहते हैं, ये भी आरेख ही विधि है। अब इसके बाद आता है यातायात परिमाण मान आरेख। ट्रैफिक फ्लो कार्टोग्राम क्या होता है इसे जान लो। इसके भिन्न भिन्न मार्गों पर हम यातायात को क्या करते हैं, समान दैनिक, साप्ताहिक या मासिक परिवहन की संख्या को प्रदर्शित करते हैं। तो किसी सप्ताह में, महीने में या एक दिन में कितने बार वो गाड़ी गई है, उसको हम प्रदर्शित करने के लिए यातायात मानक का प्रयोग करते हैं। 2 विधि होती है। प्रथम विधि में हम किसी भी क्या करते हैं, मार्ग पर कितनी बार यातायात का प्रवाह हुआ है उसकी अनुपात में मोटा या पतला बनाकर दिखा देते हैं। जैसे मान लो 10 बार गाड़ी गई, इसे गाढ़ा बना दिया और लिख दिया 10 बार। 5 बार गई तो थोड़ा सा गाढ़ा बनाया, थोड़ा सा, ठीक है, ये ज़्यादा गाढ़ा होगा, ये उससे कम होगा, 5 बार लिख देंगे। 5 बार इस रास्ते से गाड़ी गई, हो गया ना। द्वितीय विधि में क्या होता है, किन्हीं स्टेशनों के मध्य महीने या दिन में कितनी बार गाड़ी चली है ये हम दिखाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो भी गाड़ियों की संख्या है उसको हम क्या करेंगे, इसमें रेखा खींच के दिखाते हैं। रेखा मतलब मान लो 10 बार गाड़ी गई तो 10 रेखा खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, पतला पतला रेखा खींच के 10 बार खींच के बना देंगे। मान लो 5 बार गई तो 5 बार इस बॉक्स में खींच के 1 2 3 4 5 बार दिखा देंगे। इसके बाद से हमारा आता है समकालिक आइसोक्रोनिक कार्टोग्राम होता है मानारेख। ये क्या होता है, इसमें किसी दिए हुए बिंदु से समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मानचित्र पर मिलाने वाली रेखा होती है। अब समकालिक वही जो आपको बताया हूँ, जैसे कि मान लो कि एक स्थान पर गाड़ी 1 बजे पहुंच गई तो दूसरे स्थान पर भी 1 बजे पहुंच गई, तो दोनों स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे, समकालिक मानारेख। समान मूल्य दूरी मानारेख। अब कह रहा है कि समान दूरी मतलब ये क्या कर रहा है, इस बिंदु पर क्या कर रहा है, 10 रुपया लगा सामान्य दूरी के लिए, 10 किलोमीटर के लिए। इस बिंदु पर भी 10 रुपया लगा। सामान्य दूरी मानारेख के लिए कि 10 किलोमीटर यहाँ गया, 10 किलोमीटर यहाँ गया, 10-10 रुपया देखे, इसी को हम क्या कहेंगे, समान दूरी मानारेख। ये जो समान दूरी मतलब सेम डिस्टेंस को मिलाने वाली रेखा होती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण जो होता है, इसमें आता है और डेसीमेट्रिक मैप क्या होता है, और इसके बाद से एक और मैप है उसे पढ़ेंगे जिसमें हम मैं आपको बताया था कि आइसोप्लेथ मैप उसी का प्रकार है। तो देखो डेसीमेट्रिक मैप, ये अन्य महत्वपूर्ण बात तुम जान लो, 1911 में त्यान सेंस्की ने इसको जो है खोज की थी, मतलब इसके बारे में बताया था। इसका प्रचार जो है जेके राइट ने किया था। तो जो सेंस्की हैं ये कहाँ के हैं, ये रूस के हैं, और राइट जो हैं ये यूएसए के हैं। अब इसकी विशेषता क्या है, थीमेटिक मैप का एक प्रकार का है ये। थीमेटिक जो मैप है एक प्रकार भी, जब जितना हम लोग पढ़े हैं थीमेटिक मैप ही था। एक प्रकार की इसकी विशेषता है जो आंकड़ों को अधिक सटीक और विस्तृत तरीके से प्रस्तुत करता है, खासकर जब जब आंकड़े बड़ी गणना इकाइयों जैसे प्रशासनिक क्षेत्र में समेकित होते हैं। यह कोरोप्लेथ मानचित्र के विपरीत होता है। जैसे देखो डेसीमेट्रिक भी, जैसे कोरोप्लेथ में औसतन हम जानते हैं, इसमें एग्जैक्ट जानेंगे, इतना जान जाओ। आंकड़ों को अधिक सटीक जानना हो, विस्तृत तरीके से प्रस्तुत करना हो, कोई प्रशासनिक जब बहुत इंपॉर्टेंट काम हो रहा है क्षेत्र में, तब हम डेसीमेट्रिक मैप का यूज करते हैं, कोरोप्लेथ का यूज नहीं करते हैं। उसके विपरीत ये होता है कोरोप्लेथ का। ठीक है, बहुत ज़्यादा सटीकता से इसमें कार्य किया जाता है। इसमें औसत चीज़ें नहीं लिया जाता है, एकदम सटीक चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद आता है दूसरा इसारिथमिक। जो इसारिथमिक मानचित्र होता है इसके 2 प्रकार होते हैं। इसी में आ गया एक आइसोप्लेथ, एक आइसोमेट्रिक लाइन। अब इसार जो थीमिक होता है इसमें विशेषता है सस्तर डाटा मानचित्र एक सस्तर को दर्शाने के लिए रेखाओं आइसो लाइन का उपयोग करते हैं इसमें। ठीक है, जैसे किसी चीज़ को हम सस्ता दिखाना है, मान लो यहाँ पर जैसे कि क्या था कि यहाँ पर मान लो घनत्व 15 का है, इससे यहाँ पर और यहाँ पर भी 15 का है, इस दोनों को मिलाने वाली समान आइसो लाइन रेखा हो गई। ठीक है, 2 प्रकार इसके यहाँ देख लीजिए।
ये है हो गया आइसोमेट्रिक जो है लाइन, और ये हो गया आइसोप्लेथ। आइसोप्लेथ ही था दो समान बिंदु को दर्शाने वाली रेखा, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक लाइन में क्या होता है, ये सच्चे जो बिंदु जो ट्रू पॉइंट डाटा होता है से बनाए जाते हैं। याद रखिएगा ट्रू पॉइंट डाटा, जहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी माप विशिष्ट निश्चित स्थानों पर लिए जाते हैं। जैसे कि मान लो मौसम स्टेशन का तापमान का रीडिंग करते हैं। मान लो आपके एरिया का तापमान, आपके एरिया में 10 डिग्री एक जगह है, 10 डिग्री सेल्सियस एक जगह 10 डिग्री है। तो ये क्या हो गया कि इसको मतलब एग्जैक्ट उसी दिन की वैल्यू लेंगे जिस दिन ही हमने मापक रीडिंग किया। क्या है इसमें सच्चे मतलब बिंदु डाटा, ट्रू पॉइंट डाटा होता है। एग्जैक्ट वैल्यू को हम क्या करते हैं इसमें लेते हैं। क्लियर हो गया ना। ये मतलब ये आपके घर पर इस समय जितना तापमान है उसको किस में गणना करेंगे, आइसोमेट्रिक लाइन में करेंगे। आइसोमेट्रिक लाइन में हम सच्चे बिंदु को लेते हैं, इसकी ऊंचाई को लिया गया तो ऊंचाई समान होगा, मौसम लिया गया तो मौसम समान होगा। ये सारे हम किस में लेते हैं, आइसोमेट्रिक लाइन में लेते हैं, ठीक है। आइसोप्लेथ में क्या करते हैं, अनुमानित बिंदु लेते हैं, मतलब ये एक औसतन होता है। ये औसतन, ये याद रखिएगा, विशेषता पूछा गया एग्जाम में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्या होता है, अनुमानित होता है। कैसे, जैसे कि घनत्व होता है किसी क्षेत्र का, भौगोलिक क्षेत्र का, वो एकत्रित डेटा पर होता है। अब एकत्रित जो डेटा होता है वो औसतन होता है। मान लो किसी क्षेत्र का हम आइसोप्लेथ घनत्व लेते हैं, औसतन मान लेते हैं कि उस एरिया की जनसंख्या औसतन निकल के आई है 15,000, ये औसतन है। ये सब मैंने खत्म करा दिया। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं, आप लोग इसे ध्यान से याद कर लो। इसके बाद हम पढ़ेंगे सांख्यिकीय आंकड़ों का निरूपण। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे।